all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक दैट इज ट्रांसलेशन। काफ़ी इजी है ऐसे देखा जाए तो, कॉम्प्लेक्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग आपको कैसे समझाएंगे, एक चीज़ करके समझाएंगे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बताने की कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में बहुत लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे काम का नहीं है, तो आएगा भी नहीं एग्जाम में, छोड़ दो। आज मैं आपको एक स्टोरी की तरह पूरा का पूरा बताऊंगी कि पूरा ट्रांसलेशन होता कैसे है, क्या करना है, हमने ये क्यों किया है, कैसे किया, मतलब बेसिकली सब कुछ बताऊंगी मैं, जिसकी वजह से वो आपको समझ में आएगा। और क्योंकि वो समझ में आएगा तो आपको याद रहेगा वो, और फिर उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा पर लेकिन बहुत अच्छा होगा। आई वुड रिकमेंड पूरा देखना। अब ट्रांसलेशन चालू करूं मैं, उससे पहले एक मेरे को छोटा सा आपको पॉइंट बताना है, विच इज वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक टीआरएनए है, ये 5 प्राइम एंड है, उसका ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। यहाँ पे उसका क्या जुड़ता है, अमाइनो एसिड जुड़ता है। कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ता है, वो वाला अमाइनो एसिड जुड़ता है जो यहाँ पर कोडोन प्रेजेंट हो, ठीक है। वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब जेनेटिक कोड्स के बारे में बताया था, पर अभी मैं फिर से भी बताने वाली हूँ आज, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, टीआरएनए में एक स्पेसिफिक कोडोन होता है जिसका वो अमाइनो एसिड ले करके आता है। बेसिकली जो कोडोन होगा वैसा ही अमाइनो एसिड होगा। पर इसको कैसे पता चलता है कि कौन सा कोडोन है? जो पहले के 2 कोडोन है ना, फॉर एन एग्जांपल UUC की अगर मैं बात करूं तो U वाला बॉन्ड और U वाला बॉन्ड, ये दोनों जो टीआरएनए के बॉन्ड होंगे ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे एज कंपेयर टू जो लास्ट वाला बॉन्ड है। इसीलिए मोस्टली 99% ऑफ आपके पास अगर कोई टेबल होगी, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, उस टेबल में ऐसा देखेंगे UUC UUU, ये दोनों फिनाइल एलानिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो टीआरएनए है वो पहले के जो 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, उनको आइडेंटिफाई करके ही अमाइनो एसिड लेके आता है। जो तीसरा है वो तो वीकर बॉन्ड है, तो उसकी जगह C हो या उसकी जगह U हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आएगा क्या, फिनाइल एलानिन। कौन से? वो 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की मदद से। वैसे ही दूसरे भी होते हैं, बाकी सब में भी सिमिलर चीजें ही है। जो पहले के जो 2 बॉन्ड होंगे, जो 2 कोड होंगे, उनके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू लास्ट वाले का। इसीलिए वो पहले के 2 बॉन्ड को आइडेंटिफाई करके उसका अमाइनो एसिड लेकर के आएगा। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब एक्सेप्शन तो होता है हर जगह पर, लेकिन इसमें अभी आपको इतना ही याद रखना है। इसको हम बोलते हैं वॉबल हाइपोथेसिस, क्योंकि इसको वॉबल ने दिया था। ये यहीं पे कंप्लीट करेंगे, इतना ही बताना था। अब नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन के ऊपर बढ़ते हैं। चलो मस्त, अब शुरू करते हैं शांति से ट्रांसलेशन के साथ। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं, पूरा ट्रांसलेशन चालू हो जाऊं वन बाय वन, मैं आपको पहले बता देती हूँ क्लाइमैक्स। बेसिकली पूरी स्टोरी मैं आपको समझा देती हूँ कि आज के लेक्चर में पूरा मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। तो क्या आपको एक ऐसे पिक्चर रहेगा कि अच्छा हम ये एक्चुअली में कर रहे हैं। फिर जब उसे ब्रेक करके थोड़े स्टेप्स में पढ़ेंगे तो आपको बैक ऑफ द माइंड पता रहेगा कि हमारी सीरीज ये है कि हमें ये करना है। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं फालतू बकवास कर रही हूँ। बेसिकली मैं बता रही हूँ कि एक शॉर्ट अगर मुझे समरी देनी हो आपको समझाने के लिए कि ट्रांसलेशन क्या है, तो मैं वो आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बेसिकली क्या करना है हमको, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक mRNA है, एक tRNA है और एक राइबोसोम है। 3 इंपॉर्टेंट पिक्चर में आएंगे हमारे पास लोग, और भी छोटे मोटे लोग आएंगे पर मेन ये 3 लोग हैं हमारे इस पिक्चर में। इन तीनों को कंबाइन करके हम लोगों को बनाना है पॉलीपेप्टाइड। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, ऐसे पूरा बॉन्ड हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, इसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 3 चीज को ला करके पॉलीपेप्टाइड बनाना है। और वो हम कैसे पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे
हम करेंगे सबसे पहले तीनों लोगों को अलग अलग प्रिपेयर करेंगे। टीआरएनए का अलग से ही प्रिपरेशन होता है। एक टीआरएनए है जो कि एल शेप होता है, मैं आपको पहले बता चुकी है सब चीज़ें आरएनएस के बारे में। तो वो टीआरएनए एक स्पेसिफिक टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर के आएगा, समझे। हमारे पास टीआरएनए अलग था, हमारे पास अमाइनो एसिड अलग था, उन दोनों को हमें ज्वाइन करना है और उन दोनों को साथ में लाना है। तो टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को लेके आएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कोडॉन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, वो वाला स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आएगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। (50S और 60S राइबोसोम हम यूज करेंगे। और mRNA जो है वो एज अ टेम्पलेट यूज होगा, मतलब कि mRNA पे स्पेसिफिक कोडॉन लगे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल AUG, UUU, UUC, UAA, ऐसे स्पेसिफिक कोडॉन्स लगे होंगे। वो स्पेसिफिक कोडॉन को आइडेंटिफाई करेगा टीआरएनए। वो देखेगा कि अच्छा AUG यहाँ पे लगा है, तो कौन सा वाला टीआरएनए आएगा यहाँ पे, वो वाला जो AUG के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। वो वाला टीआरएनए आएगा अपना अमाइनो एसिड लेके। उसके बाद नेक्स्ट 3 को आइडेंटिफाई करके अब एक और टीआरएनए आएगा अपना अमाइनो एसिड लेके। वो दोनों अपने अपने अमाइनो एसिड को यहाँ छोड़ देंगे बॉन्ड बनाने के लिए। फिर एक और टीआरएनए आएगा अपना अमाइनो एसिड लेके, वो उसको यहाँ छोड़ देगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऐसे और आते जाएंगे और बॉन्ड बनते जाएंगे और अमाइनो एसिड की चेन बनती जाएगी, जिसे हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे ट्रांसलेशन का, कि हमारे पास टीआरएनए होगा अमाइनो एसिड के साथ, एमआरएनए होगा जो पूरा सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड की चेन का, क्योंकि उसी के कोडॉन के हिसाब से हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन आएगी। और तीसरा हमारे पास साथ में बैठा होगा राइबोसोम, जो मदद करेगा ये सब में। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग राइबोसोम होता है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ डिटेल में ट्रांसलेशन को। चलो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम कौन कौन से स्टेप पढ़ेंगे? मेनली पढ़ेंगे हम 2 स्टेप्स। सबसे पहला अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जिसमें आएगा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड और दूसरा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास जिसमें आएगा इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन। ठीक है, इन सब स्टेप्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अमाइनो एसिड को एक्टिवेट। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले अमाइनो एसिड चाहिए। तो अमाइनो एसिड लिया हमने, ऐसे हम अमाइनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड, उसके साथ हमें चाहिए होगा एंजाइम और एटीपी। तो पहले तो एटीपी चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। उसके साथ हमें चाहिए एंजाइम। एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइड ट्रांसफेरेज सिंथेटेस। हमने क्या किया? सबसे पहले अमाइनो एसिड लिया, उसको हम लोग ने एटीपी के साथ कंबाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम को मैं ऐसे ई बना लेती हूँ, और साथ में मैग्नीशियम आयन भी,
तो हमारे पास क्या बना, इन सबको जोड़ दो, अमाइनो एसिड, उसके साथ ATP का AMP हो जाएगा, 2 फॉस्फेट जो है वो यूज हो जाएंगे हमारे एनर्जी के लिए, और साथ में एंजाइम। तो ये क्या है, अमाइनो एसिड AMP अमाइनो एसाइल कॉम्प्लेक्स, या अमाइनो एसाइल ना लिख के डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, अमाइनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसमें क्या निकला हमारे पास, फॉस्फेट निकला, समझे। यहाँ पे एक ATP यूज हुई जिसमें हमने क्या किया, एक अमाइनो एसिड को ATP और एंजाइम के साथ कंबाइन किया, 3 मैंने चीजें ली, तीनों को ज्वाइन कर दिया एक साथ, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो इससे अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। अब अमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ ATP ज्वाइन हो गई। अब ATP ज्वाइन हो गई, एक्टिवेट हो गया, तो अब वो दूसरा आगे काम कर सकता है। ऐसे अमाइनो एसिड शांति से बैठा था, पर अब एक्टिवेट होगा तो कुछ काम करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो काम क्या करेगा, ये तो हमें पता है ना, मतलब काम मतलब उसको TRNA के साथ जुड़ना है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अमाइनो एसिड को हमने एक्टिवेट किया, फिर उसको हम TRNA के साथ जोड़ेंगे। अगेन एक्टिवेट कैसे किया, सिर्फ उसको ATP और एंजाइम के साथ ज्वाइन कर दिया, तो अमाइनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स बन गया। उस AMP कॉम्प्लेक्स का हमें नेक्स्ट स्टेप आगे करना है। एक चीज करेक्ट कर लेना, इसमें अमाइनो एसाइल आता है, ठीक है, ये काटना नहीं, अमाइनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखना है, या फिर अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि ये पहला अमाइनो एसिड है, दूसरा ये AMP है, और तीसरा ये पहला एंजाइम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ हमने पहला स्टेप किया, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को लिया, ATP को लिया और एंजाइम को लिया, तीनों को कंबाइन करके इसका कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब बढ़ेंगे हम आगे अगले स्टेप पे। दूसरा स्टेप जो हमारा है वो है चार्जिंग ऑफ TRNA। या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ TRNA, जो लिखा है हम वही करने वाले हैं, इसका अमाइनो एसाइलेशन करेंगे। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हम लोग TRNA के साथ ज्वाइन कर देंगे। कैसा दिखता है TRNA, ऐसा 5 प्राइम 6 प्राइम एंड में CCA होता है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, जो हमारे पास टॉपिक है वही करना है, अमाइनो एसाइलेशन। तो लिख दो इधर अमाइनो एसाइलेशन। पहले में हमने क्या किया था, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज यूज किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, अमाइनो एसाइलेशन कर रहे हैं। इसमें भी सेम, वहां पे हमने 3 चीज लेके उसको जोड़ दिया था, यहाँ पे हम 2 चीज लेके उसको जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, ये हमारा TRNA है 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे क्या होता है CCA होता है, एक हमारे पास अमाइनो एसिड है, उसके यहाँ पे COOH होता है, गलत बोल रही हूँ मैं, नहीं, यहाँ पे OH होता है। अब आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए सुन लो खाली, एक H एक OH निकल जाएगा, तो क्या हुआ, वाटर बाहर निकल गया, और इसकी जगह यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगा। तो कैसा होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम और यहाँ पे अमाइनो एसिड ज्वाइन हो जाएगा, H2O निकला, प्लस अमाइनो एसिड के साथ जो जो चीज़ें होगी वो सब भी निकल जाएगी, AMP निकल जाएगा, एंजाइम निकल जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पे एंजाइम था, समझे। ये तो मैंने 6 प्राइम क्यों लिखा है, चलो वापस से समझते हैं। हमने पहले 3 चीज को लेके ज्वाइन किया, उसकी वजह से अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। अब अमाइनो एसिड को रिएक्ट करना है अपने मर्जी के TRNA से, तो जो कोड के हिसाब से TRNA होगा वो उस अमाइनो एसिड के पास अपने आप आएगा एज अ टैक्सी, क्योंकि इसने ऊबर बुलाई है, ओला बुलाई, वॉट एवर इट इज, उसने बुलाई है, तो वो इसके ही OTP वाला ही ऊबर वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो इधर आया, उसने देखा कि हाँ इसका OTP तो बराबर है, कि ये वही
अमाइनो एसिड है जो मुझे चाहिए। तो अब उसने क्या किया, अपने साथ जो भी दोस्त थे उन सबको छोड़ दिया, लेकिन खुद चला गया टैक्सी के अंदर बैठने के लिए, क्योंकि उन दोनों का ओटीपी मैच हो गया। तो दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बना दिया एक H2O को बाहर निकाल के। ये कैसे हुआ ये नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो, खाली इतना समझो कि H2O बाहर निकला और एक बॉन्ड बन गया अमाइनो एसिड का tRNA के साथ। बाकी जितनी चीजें बची थी वो सब हमने बाहर निकाल दी, एक तो वाटर जो AMP हमारा बना था और एंजाइम, वो सब हमने साइड में बाहर निकाल दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास सिर्फ यही चीज बची, विच इज ए tRNA विद अमाइनो एसिड का बॉन्ड। समझे? तो दूसरे स्टेप में मैं वहां का क्या बनाऊं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हमने tRNA के साथ ट्रीट किया या रिएक्ट किया, विच इज अमाइनो एसाइलेशन। तो क्या बना, एक tRNA विद अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक tRNA विद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ये ऊबर वाला है और ये उसका कस्टमर है। इतना समझे? ये अभी तक हमने सिर्फ tRNA रेडी किया है। mRNA राइबोसोम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आएगा सेकेंड वाले स्टेप में। इसको एक बार खाली करेक्ट कर लेना, सेकेंड वाला प्रोग्रेशन नहीं है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन है। चलो बस ये एक मिस्टेक थी। पहला स्टेप हम करेंगे उसमें इनिशिएशन। अब अगर आपको याद हो तो आपने ट्रांसक्रिप्शन में भी सेम किया था, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इसमें भी हम सेम करेंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। उसमें भी हमने इनिशिएशन करने के लिए कुछ सामान चाहिए था, कुछ फैक्टर्स चाहिए थे। इसमें भी हम इनिशिएशन करने के लिए कुछ सामान चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, जो चीज़ आपको पहले से ही पता है। हमें ट्रांसलेशन करने के लिए क्या चाहिए, 3 मैंने आपको पहले ही बताई थी। एक mRNA बताया, बिल्कुल सही। एक चार्ज्ड tRNA बताया, ये भी सही। तीसरा एक राइबोसोम बताया, ये भी सही। राइबोसोम दोनों में अलग अलग होंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कौन से एस के राइबोसोम होते हैं, 70S, और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, 30 + 50 और 40 + 60, ये याद रखना है क्योंकि दोनों में अलग अलग टाइप्स ऑफ राइबोसोम यूज होंगे। ये 3 चीज जरूरत पड़ी। उसके अलावा आपको ये सब इतने इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है पूरी करने के लिए चाहिए होगी एनर्जी, तो GTP लिखेंगे और मैग्नीशियम आयन चाहिए होगा। ये 2 चीज याद रह गई। उसके अलावा एक और चीज चाहिए होगी विच इज इनिशिएशन फैक्टर्स, और इसमें भी बाकी दूसरे ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन की तरह 2 अलग अलग टाइप के होंगे। प्रोकैरियोट्स में अलग और यूकैरियोट्स में अलग। प्रोकैरियोट्स में हमें कुल 3 टाइप के इनिशिएशन फैक्टर चाहिए और यूकैरियोट्स में कुल 9 टाइप के इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आएगा इनिशिएटर फैक्टर 1, 2, 3, जैसे IF1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यूकैरियोट्स में 9 है, उसको कैसे याद रखोगे, यूकैरियोटिक इनिशिएटर फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएटर फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएटर फैक्टर 3। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक इनिशिएटर फैक्टर 4A, यूकैरियोटिक इनिशिएटिव फैक्टर 4B, यूकैरियोटिक इनिशिएटिव फैक्टर 4C, यूकैरियोटिक इनिशिएटिव फैक्टर 4D। 4 के 4 हो गए, क्योंकि 4 है तो 4 हो गए। फिर यूकैरियोटिक इनिशिएटिव फैक्टर 5 और यूकैरियोटिक इनिशिएटर फैक्टर 6। कितने हुए हमारे पास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 हमारे पास फैक्टर्स हो गए यूकैरियोट्स के। 3 प्रोकैरियोट्स के, 9 यूकैरियोट्स के। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हमें चाहिए इनिशिएशन करने के लिए। समझ में आया? अब वापस से पढ़ते हैं क्या क्या चीजें। 3 तो हमें पहले से ही पता थी, mRNA, राइबोसोम, tRNA। 2 एक्स्ट्रा चीज हमें चाहिए, मैग्नीशियम आयन और GTP। उसके अलावा हमें फैक्टर्स चाहिए, 3 प्रोकैरियोट्स के लिए और 9 यूकैरियोट्स के लिए। ये सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, इनिशिएट हो जाएगी ट्रांसलेशन, फिर बहुत ईजी है। समझ में आया? मैंने अभी तक इन डिटेल 3 ही स्टेप बताए। सबसे पहला अमाइनो एसिड को मैंने एक्टिवेट किया, 3 चीज ली, तीनों चीज को जोड़ दिया, अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने 2
अमाइनो एसिड और टीआरएनए दोनों को साथ में जोड़ दिया, जिससे हम बोलते हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब हम करेंगे ट्रांसलेशन स्टार्ट। 3 चीज है हमारे पास, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें भी है, उन सब चीजों को साथ में ले आएंगे इनिशिएशन में, फिर इलॉन्गेशन में उसको बढ़ाएंगे और टर्मिनेशन में उसे खत्म करेंगे, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में किया था। तो स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन को डिटेल में पढ़ने के लिए। उसके लिए मैं पूरा बोर्ड साफ कर रही हूँ, तो लिखना तो लिख लो। अब मेरे को इनिशिएशन में आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट और बताने हैं। सबसे पहला, हमने ऐसा बोल दिया कि टीआरएनए चाहिए, एमआरएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिए। तो जो टीआरएनए है ना, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में अलग होंगे और यूकैरियोट्स में अलग होंगे। इनिशिएटर टीआरएनए, ये मैं मेंशन करना भूल गई। इनिशिएट क्यों इनिशिएटर? क्योंकि इनिशिएट कौन करेगा, अगर आपको याद हो तो AUG क्या बनाता है? मीथियोनिन। तो इसीलिए इसके इनिशिएटर आरएनए भी क्या होंगे, टीआरएनए भी क्या होंगे? फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन। पूरा लिख देती हूँ। और ये सादा मीथियोनिन, सादा डोसा, मसाला डोसा। यूकैरियोट्स में मीथियोनिन और प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन। अब राइबोसोम की अगर मैं बात करूं, तो राइबोसोम भी मैंने आपको बोला कि प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है, 70S और 80S, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक उसका स्ट्रक्चर बता देना चाहती हूँ। जैसे ये एक राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स का, तो प्रोकैरियोट्स में ऊपर 30S होगा, नीचे 50S होगा। उसके स्ट्रक्चर में 50S में नीचे 3 साइट्स होती है। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं ट्रांसलेशन आगे पढ़ाऊंगी, अभी के लिए सिर्फ सुनो। 3 साइट होती है, जिसमें से एक होती है EPA। E यानी एग्जिट साइट, P यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और A यानी एंट्री जहां हो रही है। अमाइनो एसिड की एंट्री जहां हो रही है, दैट इज A। 3 साइट होती है ये राइबोसोम की। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और, राइबोसोम किससे बने होते हैं? स्ट्रक्चरल आरएनए यानी sRNA, जैसे 30S RNA, 50S RNA इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में 40 और 60। उसके साथ उसमें 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, क्या कैसे होते हैं नहीं जानना, सिर्फ इतना याद कर लो, ठीक है। ये डिटेल थी सारे हमारे चीज़ों की जो हमें चाहिए इनिशिएट करने के लिए। अब हम फाइनली इनिशिएशन पे जाते हैं। चलो स्टार्ट विथ इनिशिएशन। ये है हमारा mRNA। हम सीक्वेंस बना रहे हैं इधर AUG UUUUUCUAG, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस है। इनिशिएशन जो पहला स्टेप है उसे हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा mRNA का स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम से मिलना, यानी कि mRNA सबसे पहले स्टेप में मिलेगा 30S rRNA के साथ, ये 30S राइबोसोम के साथ मिलेगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मिलेगा tRNA के साथ। तीसरे स्टेप में ये पूरा कॉम्प्लेक्स मिलेगा 50S rRNA या राइबोसोम के साथ। मतलब हमें ऐसे याद रखना है कि mRNA जो है वो एक घर है, उस घर में पार्टी रखी गई है। पार्टी में उसने सब लोगों को बुलाया है। किस किस लोगों को बुलाया? छोटे से लेके बड़े घर तक सभी अपने दोस्तों को बुलाया। उसको कोई भी ऐसे वो नहीं है ऊंच नीच का भाव, ठीक है। उसने सबको बुलाया। तो कुछ लोग होंगे जो टैक्सी से आएंगे, कुछ लोग होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे, ठीक है। बस हो गया या बाईसाइकिल हो गया या फिर ऐसे रिक्शा हो गया, ऐसे आएंगे।
तो हमारे पास 3 टाइप के लोग हैं, एक तो जो रिक्शा से आएंगे, दूसरा टैक्सी से आएंगे और तीसरा कार से आएंगे, खुद की बड़ी बड़ी कार से। ठीक है, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएगा, यानी कि रिक्शा वाला। अब इसकी जो भी बात है वो कोई भी पर्सनली मत लेना, मैं सिर्फ याद रहे इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इजीली याद रहेगा इससे। सबसे पहले कौन आएगा हमारे पास? रिक्शा। तो 30S, क्योंकि रिक्शा छोटी सी होती है, कहीं से भी निकल के आ सकती है। ऑब्वियस एक्टिवा ज़्यादा छोटी होती है, पर अभी हमारे पास रिक्शा सबसे छोटी है, तो हम लोग रिक्शा को इधर ले आते हैं। ये है हमारा 30S राइबोसोम, जगह ही नहीं है, तुम लोग यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया? रिक्शा, यानी 30S वाला राइबोसोम। ये mRNA है, ये 30S राइबोसोम है, ये पहला स्टेप हुआ। इसके साथ दूसरा स्टेप अब क्या होगा? अब आएंगे टैक्सी वाले, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो लास्ट में आते हैं। अब कौन आएंगे? टैक्सी वाले। तो बाकी सब लोग हम रेडी रखेंगे। टैक्सी वाले रास्ते में जब ये लोग पहुंच गए, पहला अमीनो एसिड क्या होगा? मिथियोनिन, फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट्स। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होगी, जैसे कि इधर इनिशिएटर फैक्टर 1, इनिशिएटर फैक्टर 3 होगा 30S के साथ। इसके साथ कौन आएगा? इनिशिएटर फैक्टर 2 और GTP। हमने इससे पहले जब एक्टिवेशन किया था तब एक ATP यूज करी थी, इधर यहाँ पे एक GTP यूज कर रहे हैं। ये है हमारा पहला इनिशिएटर का स्टेप। Smaller unit of mRNA, smaller unit of ribosome binds to mRNA. Formation of mRNA with 30S ribosome complex. तो ये पूरा फॉर्मेशन हुआ। दूसरा स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 30S mRNA complex with fusion of 30S mRNA complex with the tRNA। तो वो हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। मतलब अब क्या है? अब टैक्सी वाले लोग पहुंच गए हैं, तो टैक्सी वाले लोगों को भी घर के अंदर एंट्री दे दो, क्योंकि वो लोग कहाँ आ गए हैं? घर के अंदर आ गए हैं। mRNA घर थोड़ा छोटा पड़ गया। हमारे पास घर में कौन पहले बैठा है? वो लोग जो रिक्शा से आए हैं, फटफट पहुंच गए हैं। अब कौन आया हमारे पास? अब आया हमारे पास टैक्सी वाले लोग। अब देखो यहाँ पे AUG है, तो ये मिथियोनिन वाला अमीनो एसिड है, पर जो tRNA पे बनेगा वो इसका एंटी कोडन होगा, यानी कि इधर U होगा, इधर A होगा और इधर C होगा। समझे? तो ये पूरा बना हमारा 30S mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी तक ये 3 चीज साथ में जुड़ी है, एक चीज अभी भी बची है। उससे पहले जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी उसे बाहर निकाल दो। क्या क्या था हमारे पास? IF1, IF2, IF3 और GTP तो यूज हो जाएगा, तो GMP प्लस फॉस्फेट, ये सब चीजें हमारी बाहर निकल गई। अब तीसरी चीज जो है, चौथी चीज है वो ऐड होगी, विच इज 50S mRNA का राइबोसोम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कब से? तो अब बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े CEOs है, वो सब लोग आएंगे इस पार्टी में। तो ये है AUG UAG। $30S, इधर आए हमारे 50S। $50S में 3 साइट होगी, मैंने बताया, एक एक्सिट साइड, एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइड और एक इनिशिएशन ऑफ क्या बोलते हैं अमीनो एसिड का इन्वॉल्वमेंट। चलो, ये 3 साइड होगी, जिसमें tRNA कहाँ पे अटैच होगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की साइड पे। यहाँ पे फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन है।
हमने क्या किया, इनिशिएशन में सिर्फ और सिर्फ जितनी चीज़ें हमारे पास थी, मैंने इनिशिएशन में लिस्ट बनाई थी, उन सबको साथ में लेकर आए हैं, दैट्स इट। समझे? जिसमें से 3 स्टेप में हमने काम किया। सबसे पहले ऑटो रिक्शा आया, फिर टैक्सी आई, फिर उसके बाद BMW आई। ठीक है, तो रिक्शा आई तो मतलब 30S राइबोसोम ज्वाइन हुआ mRNA के साथ। फिर उसके बाद टैक्सी आई, T4 tRNA, T4 टैक्सी। तो टैक्सी आई तो tRNA ज्वाइन हुआ हमारा 30S mRNA कॉम्प्लेक्स के साथ, तो यहाँ पे tRNA भी ज्वाइन हुआ। अब लास्ट में कौन आया हमारे पास, 50S राइबोसोम जो सबसे बड़ा है, और वो इस तरीके से ज्वाइन हुआ कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की साइट थी 50S पे, वहां पर जाकर के पहला वाला tRNA रहेगा। समझे? अब इसके आगे क्या करना है, वो होगा इलॉन्गेशन। अब इलॉन्गेशन में क्या होगा, पहला तो हमारे पास अमीनो एसिड आ गया इधर, हमें क्या करना है, इसको अभी आइडेंटिफाई करना है, इसका वाला tRNA लेके आना है जो इधर अटैच होगा, यहाँ वाला जो tRNA अटैच होगा, यहाँ वाला tRNA अटैच होगा, वो दोनों मिलके अमीनो एसिड लेके आएंगे, उन दोनों का बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद ये राइबोसोम अगले आगे जाएगा, एक और स्टेप आगे जाएगा, फिर इसका tRNA आएगा, वो वाला tRNA इन दो के अमीनो एसिड के साथ अपने अमीनो एसिड को छोड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा, फिर राइबोसोम और एक कदम आगे जाएगा, फिर देखेगा ओहो ये तो स्टॉप कोडॉन है, अब इससे आगे नहीं करना, तो यहाँ पे अमीनो एसिड की फॉर्मेशन रुक जाएगी और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, नहीं समझ में आया तो चिंता मत करो। अभी तक हमने सिर्फ 2 स्टेप पढ़े हैं। सबसे पहला जो था वो हमारा चार्जिंग ऑफ tRNA, जिसमें हमने अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके tRNA को चार्ज किया था, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था। दूसरा जो था अभी हमने इनिशिएशन किया, जिसमें 3 चीज करी, 3 चीज में सबको हमने खाली ज्वाइन किया और कुछ भी नहीं किया। सेकेंड स्टेप जो है हमारा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में भी 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला होगा उसमें इनकमिंग अमीनो एसिड एट ए साइट। इसका मतलब हमारा नॉर्मल ये mRNA है, AUG ये हमारा नॉर्मल mRNA है। इसके ऊपर हमारा 30S और 50S राइबोसोम अटैच्ड है। यहाँ पे हमारे पास अटैच्ड था फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन वाला एट पी साइड, एग्जिट वाली खाली है। अब क्या करना है, हमें ए साइट पे नया अमीनो एसिड लेके आना है। हमने सिर्फ इनिशिएट किया था AUG पे लगा के हमारा फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। अब हमें इलॉन्गेट करना, मतलब आगे के भी अमीनो एसिड लेके आने। तो इनकमिंग अमीनो एसिड पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी, और वो कुछ चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहला है कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर TU, इलॉन्गेशन फैक्टर TS, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके अलावा चाहिए GTP, इधर भी एनर्जी चाहिए, एक एनर्जी हमने इनिशिएशन वाले में यूज़ करी थी। उसके अलावा एक tRNA चाहिए जो इस अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। यहाँ पे क्या है, फिनाइलएलानाइन, तो यहाँ पे फिनाइलएलानाइन आएगा, तो ये वाला इधर ए साइड पे आके ज्वाइन हो जाएगा। समझ रहे हो? और जब ये ज्वाइन हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाएगी, जैसे कि जो हमने डाली थी इलॉन्गेशन फैक्टर TU निकल जाएगा, इलॉन्गेशन फैक्टर TS निकल जाएगा, GTP यूज़ हो गई तो GDP प्लस PI हो जाएगा, और ये वाला तो इसने ए साइड पे ले लिया। इसका मतलब इलॉन्गेशन के फर्स्ट स्टेप विच इज इनकमिंग ऑफ अमीनो एसिड एट ए साइड में सिर्फ हम लोग एक नया tRNA विथ अमीनो एसिड को लेके ए साइड पे आके रख देंगे। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह पे आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट, इसमें ये पूछते हैं कि कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो वो होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्या होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में 23S rRNA होता है और यूकैरियोट्स में 28S rRNA।
ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, मदद करता है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में। अब आपने अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, तो यू विल नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं अभी पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड है, उन 2 अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाना और उसको अटैच करना है। तो कैसे होगा, फॉर एन एग्जाम्पल हमारा ये अगर अमाइनो एसिड है, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो हमने क्या करना है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ H2O को बाहर निकालना है। ये रहा H2O, बाहर जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बना ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, मैं तो सिर्फ आपको समझे इसलिए बता रही हूँ। ये बन गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब उसको मैं इस वे में रिप्रेजेंट अगर करना चाहूँ तो सिंपल है, mRNA है हमारा ये AUG UUUUUCUAG, ये mRNA है। यहाँ पे 30S RNA है, 30S राइबोसोम, ये 50S है, ये इधर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट, ये एग्जिट है, और ये इनकमिंग अमाइनो एसिड है। तो कैसे होगा, एक ये tRNA है जो फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन है, एक ये tRNA है जो फिनाइलएलानिन है, मैं अमाइनो एसिड 2 का नाम दे रही हूँ। तो ये दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंपल, एक ही समझ में आना था, इसमें 2 ही चीज़ समझने की थी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज की मदद से, जो प्रोकैरियोट्स में 23S है और यूकैरियोट्स में 28S है, दैट्स इट। फिर तीसरा स्टेप है हमारे पास ट्रांसलोकेशन, इलॉन्गेशन में ही। उसके लिए पहले ये समझ लो लास्ट बार कि पहला हमने किया अमाइनो एसिड को A पे लेकर के आए, उसके बाद हमने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी वाले राइबोसोम को थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा देंगे। अगर हम इसको एक कदम आगे बढ़ा देंगे तो ये वाले एक एक कदम पीछे चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिखो फिर इरेज करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, हमारे पास 3 साइट थे जिसमें हमारे पास फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन यहाँ था P साइट पे, और दूसरा वाला जो अमाइनो एसिड था वो A साइट पे था। अब जब इसका बॉन्ड बन जाता है ना, तो ये वाला राइबोसोम एक कदम आगे चला जाता है। अगर ये वाला राइबोसोम एक कदम आगे चला जाएगा तो A साइट UUC के नीचे आ जाएगी, P साइट है वो एक कदम आगे जाएगी तो UUU के ऊपर आ जाएगी, और E साइट जो है एक कदम आगे जाएगी तो AUG के नीचे आ जाएगी। तो अब जो हमारे पास ये वाले अमाइनो एसिड थे और tRNA के साथ, वो तो नहीं हिलेंगे, हिलेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ये राइबोसोम हिलेगा। तो ये दोनों तो यहीं रहेंगे, ये वाला A2 है और ये वाला FM है। तो इन दोनों का तो बॉन्ड बन चुका है, तो अब इस tRNA का कोई काम नहीं है, तो ये हो जाता है E से हमारा एग्जिट। tRNA को हम टाटा बाय बाय कर देंगे। इधर ये इसके साथ बॉन्ड बना चुका है। अब अगला काम क्या है, इसको नए वाले इसके साथ बॉन्ड बनाना। तो उसके लिए नया tRNA आएगा विथ न्यू अमाइनो एसिड जो इसके लिए कोड करेगा। फिर उसके बाद वापस वो बॉन्ड बनाएगा, फिर ये एक कदम आगे जाएगा, फिर ये वाला tRNA अपना छोड़ेगा, फिर नया tRNA आएगा एक नया अमाइनो एसिड को लेके, फिर वो A साइड पे जुड़ेगा, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, या तो मैं वापस बोलती हूँ। पहले हम लोग ने इनिशिएशन में सिर्फ इसको P साइड पे जोड़ा था, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन को फॉर प्रोकैरियोट्स। फिर उसके बाद हमने जब सोचा कि हमें आगे इलोंगेट करना है, तो इलोंगेशन में हमने क्या किया कि नया जगह पे इनिशिएट किया
इनकमिंग अमाइनो एसिड को इधर ए साइड पे आने दिया, फिर पेप्टाइड बॉन्ड की उसकी फॉर्मेशन करी, फिर अब देखा कि चलो ये काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो राइबोसोम एक कदम आगे गया, तो देखा क्या, ओहो एक और कोड है, तो हमें एक और टीआरएनए चाहिए, तो नया टीआरएनए आया विद अपना अमाइनो एसिड लेके टैक्सी में। फिर वो नया टीआरएनए जो था उसने इन सब के साथ बनाया पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब इसका तो बना हुआ था, इसने इनके साथ बना दिया, तो ये पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड बना। अब इसने देखा कि ओहो चलो ये भी हो गया, अब हम नेक्स्ट एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक कदम क्या है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप समझ में आए इलॉन्गेशन के। सबसे पहला हमारे पास इनकमिंग अमाइनो एसिड एट ए साइड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन। डन। इनिशिएशन में तीन स्टेप थे, तीनों स्टेप में हमने सिर्फ 3 चीज़ को साथ में जोड़ा है। सबसे पहले 30S को हम लोग ने mRNA के साथ जोड़ा, फिर उस कॉम्प्लेक्स को हमने tRNA के साथ जोड़ा, और tRNA के साथ वाले कॉम्प्लेक्स को हमने 50S राइबोसोम के साथ जोड़ा, और ये इस पूरे को हमने क्या बोला, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला। तीसरा स्टेप है हमारा टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन सिर्फ 1 स्टेप प्रोसेस है, उसमें हमें सिर्फ खत्म करना है हमारे ट्रांसलेशन को। अगेन mRNA AUG UUU UUC UAG। चलो, जब हमारा राइबोसोम यहाँ तक पहुँचा, उसने अमाइनो एसिड का बनाया पूरा पॉलीपेप्टाइड, फिर उसने देखा कि नेक्स्ट स्टेप पे तो यहाँ पर स्टॉप कोडॉन है, कुछ है ही नहीं, तो अब यहाँ पे क्या करना है, उसको टर्मिनेट करना है। तो ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा, समझ में आ रहा है। ये 3 के पेप्टाइड बॉन्ड है, अब ये इधर एग्जिट पे आया, तो फिर ये इसका टीआरएनए चला गया। इधर अब जब देखेगा कि स्टॉप कोडॉन है, तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, यहाँ पर होता है रिलीज फैक्टर। क्या होता है, रिलीज फैक्टर विच इज RF। अभी यूकैरियोट्स के लिए टर्मिनेशन में चाहिए ERF, और प्रोकैरियोट्स के लिए चाहिए हमें RF1, RF2। RF1 will identify UAA और UAG, RF2 will identify UAA और UGA। ठीक है, RF3 भी होता है एक, पर आपको वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो। और ये क्या है, एक GTP डिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब इसमें भी GTP चाहिए। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर बाद में ये जो रिलीज फैक्टर है वो भी निकल जाएंगे और GTP भी यूज हो जाएगा। अब GTP कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, GTP फर्स्ट स्टेप इलॉन्गेशन में एक बार यूज हुआ है, दूसरा स्टेप है फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन में एक बार यूज हुआ है, दूसरा स्टेप इलॉन्गेशन है जिसमें 2 बार यूज हुआ है, मैंने शायद एक ही बार बताया। तो पहले स्टेप में यूज हुआ है जब अमाइनो एसिड का इनकमिंग है, दूसरा एक GTP यूज हुआ है लास्ट ट्रांसलोकेशन वाले स्टेप में, वहां पे एक इलॉन्गेशन फैक्टर और एक GTP ये ऐड कर देना यूज हुआ है। तो 2 हमारे पास इलॉन्गेशन में यूज हुए, एक हमारे पास यूज हुआ यहाँ पे टर्मिनेशन में। क्या है, RF चाहिए उसको ATP, GTP चाहिए तो एनर्जी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी GTP यूज हुआ है। समझ में आया, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन था। एक बार सुन लो, शुरू से लेकर के एंड तक मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ के आजू बाजू पूरी कहानी सुनाई है, दैट इज अमाइनो एसिड का पूरा बॉन्ड का फॉर्मेशन जिससे पॉलीपेप्टाइड बनता है। चाहे वो अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन हो, फिर उसके बाद टीआरएनए के साथ जुड़ना हो, उसको इनिशिएट करना हो, सारा सामान लेकर के आके उसको जोड़ना हो, फिर इलोंगेट करना हो, आगे आगे दूसरे नए बॉन्ड्स बनाने हो, या फिर उसको टर्मिनेट करना। हमने एंड में क्या बनाया, अमाइनो एसिड की पूरी चेन विच इज प्रोटीन की सिंथेसिस। यही हमारा मोटिव था पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का। अब जब आपने पहले कभी जिंदगी
नहीं है पढ़ा हो DNA to RNA, RNA to प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, खाली ऐसे लिख देते हैं। उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है जो इस तरीके से फॉलो होता है और ईजी है बहुत, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लोग बना देते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से ईजी है। मैंने अपना फुल ट्राई किया, आपको समझ में आया, पूरा 100% आया। अगर आपने 100% के साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुना है तो आपको आएगा और क्वेश्चंस भी लगेंगे। इसमें से कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ऐसे डायरेक्ट आते हैं। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना, और जस्ट इन केस अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ फीडबैक हो तो वो मुझे ज़रूर बताना। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।